हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जो कि रहेगा दिसंबर 2009 का। तो इसके क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, एक तो आपको इससे अपनी प्रिपरेशन का पता चलता है, दूसरा कौन कौन से जो टॉपिक है वो आपको नहीं आते हैं उससे वो भी पता चलता है। तो मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू डिस्कस किए हैं 19 से लेकर 24 तक के। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट से जाके भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम दिसंबर 2009 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है पॉलिटिकल साइंस का दिसंबर 2009 का क्वेश्चन पेपर। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो इसे आपने क्या है अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बनते हैं। अभी जो 4 सितंबर को नेट का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गांधी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा। तो गांधी जी ने जो हिंद स्वराज इनकी बुक है वो लिखी थी 1909 को, ठीक है। और कहते हैं कि ये सबसे कम समय में गांधी जी द्वारा लिखी गई बुक है। तो ए का जो राइट आंसर है वो है बी। महात्मा गांधी से अक्सर क्वेश्चन बनता है नेट में। तो महात्मा गांधी को आपने अच्छे से पढ़ना है, एक तो उनकी बुक्स, ठीक है, दूसरा उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी क्यों बोला जाता है, ठीक है, ट्रस्टशिप की थ्योरी क्या थी उनकी, और उनकी जो कोटेशन है मेन जैसे उन्होंने संसद को एक बांझ औरत की संज्ञा दी है। उनकी एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, कई बारी रिपीट हुई है कि प्रकृति के पास इतना है कि वो उनकी जो इच्छा है वो पूरी कर सकती है, लेकिन इतना नहीं है कि वो क्या है व्यक्ति के स्वार्थ की इच्छा को पूरा कर सके। तो ऐसी ऐसी कोटेशन गांधी के बारे में पूछ ली जाती है। तो आपने गांधी जी को अच्छे से पढ़ लेना है। एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वे लोग नरमपंथी उन पाँव की धूल चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं, यह किसने कहा है। तो ये कहा था वीडी सावरकर ने, ठीक है। तो वीडी सावरकर क्या है, वो गरम दल से संबंधित नेता थे, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार है। तो प्राचीन जो यूनानी राजनीतिक दर्शन था वो था व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित। तो बी इसका राइट आंसर है 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सत्य की प्रभुसत्ता एम के गांधी, तो बिल्कुल सही। गांधी जी क्या है सत्य की प्रभुसत्ता के समर्थक थे और वो बात करते थे, वो बोलते थे कि जो साधन और साध्य वो क्या है दोनों सत्य होने चाहिए, ठीक है, सही होने चाहिए। अगर आपके साधन है, ठीक है, अगर वो सही है सत्य पर आधारित है तो आपका जो एंड है वो भी सही होगा, ठीक है, जो लक्ष्य की प्राप्ति आप करोगे तो वो भी सत्य होगा। लेकिन गांधी जी क्या है राज्य का विरोध करते थे, वो राज्य को क्या है वो हिंसा या शक्ति का प्रतीक मानते थे, इसलिए उन्हें क्या है दार्शनिक अराजकतावादी कहते थे। बी है नव मानववाद अरविंदो घोष, तो नहीं ये गलत है। जो न्यू ह्यूमनिज्म की जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो देते हैं एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, तो ये तो गलत हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, तो वी.आई. लेनिन, तो बिल्कुल सही। वो बोलते थे कि जब समाजवाद यदि हमने लाना है, जब 1917 में रूस में क्रांति की थी उन्होंने, तो उन्होंने बोला था कि जो समाजवाद की जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार करेंगे जो पार्टी होगी साम्यवादी पार्टी, ठीक है, जो इसके
पार्टी के सदस्य होंगे उनके द्वारा वो समाजवाद लाया जाएगा, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। और उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है व्हाट इज़ टू बी डन, जो कि उन्होंने 1902 में लिखी थी, जिसमें वो पार्टी की बात करते हैं। नव प्रजातंत्र माओ जेडोंग, तो ये भी सही है। ऑन न्यू डेमोक्रेसी इनकी बुक है माओ जेडोंग की। तो इनका एक तो निरंतर क्रांति की बात करते हैं माओ जेडोंग, ये आपने याद रखना है। दूसरा कल्चरल रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरा रेड आर्मी, ठीक है, 100 फ्लावर्स आर ब्लूम, ठीक है, ऑन कॉन्ट्राडिक्टरी जो इनकी बुक है। तो इतने क्वेश्चन आपने माओ जेडोंग से अपने तैयार कर लेने हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जो युग्म सुमेलित नहीं है, वो है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित दार्शनिकों में से कौन मध्यम मार्ग गोल्डन मीन को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो गोल्डन मीन की जो बात करते हैं वो करते हैं एरिस्टोटल, अरस्तु, ठीक है, जिसमें वो बोलते हैं कि जो पॉलिटी है वो सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, ठीक है। वैसे तो वो राजतंत्र को अच्छी शासन प्रणाली मानते हैं, लेकिन पॉलिटी वो क्या है, सबसे अच्छी शासन प्रणाली मानते हैं। तो गोल्डन मीन की बात की थी एरिस्टोटल ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समय पर देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन अपने सभी संदर्भों में कहलाता है। तो जब हम एक समय में किसी देश की जो राजनीति है उसका अध्ययन करते हैं और उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, सभी जो पर्सपेक्टिव है उसको देखते हैं, संदर्भ देखते हैं, तो वो कहलाती है कंपैरेटिव अप्रोच, ठीक है। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिमिटेड गवर्नमेंट सीमित सरकार किससे घनिष्ठ संबंध रखती है? तो शक्तियों का पृथकीकरण या पृथककरण तो नहीं, लिमिट जो सरकार होती है ये शक्तियों के पृथकीकरण की आज्ञा नहीं देती है। न्यायिक सर्वोच्चता भी नहीं होती है इसमें, द्विदलीय व्यवस्था भी नहीं होती है। विधि का शासन बिल्कुल सही, डी। इसमें क्या होगा कि जो सुप्रीम होगी, जिसके पास पावर होगी, सत्ता होगी, तो उसी के द्वारा ही शासन चलाया जाएगा, ठीक है। तो जो उसने नियम कानून बना दिए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो जनता है, नागरिक है, उसको चलना पड़ेगा। तो लिमिटेड गवर्नमेंट संबंध रखती है विधि का शासन से, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अवशिष्ट शक्तियाँ राजनीतिक व्यवस्था के राज्यों एवं इकाइयों के पास रहती है। तो भारत और यूएसए में क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ सेंटर के पास रहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में से कौन निर्माता सिद्धांतवादी नहीं है? तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, S.E. फाइनर। तो 9 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसदीय व्यवस्था की विशेषता निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी फीचर्स पूछी है, तो ए है सामूहिक उत्तरदायित्व, तो बिल्कुल सही। जो संसदीय व्यवस्था में क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। बी है विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध, तो बिल्कुल सही है। इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध नहीं होता है, वो अलग अलग होते हैं। सी है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, तो बिल्कुल सही। संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो होती है प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। डी है सरकार का स्थिर कार्यकाल, तो ये तो गलत है। 5 साल का होता है, परंतु वो भी स्थिर नहीं होता है, सरकार कभी भी बीच में गिर सकती है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ जो कार्यकाल है वो फिक्स होता है 4 साल। भले ही वहाँ कभी राष्ट्रपति को महाभियोग इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो वहाँ की जो विशेषता है सरकार का स्थिर कार्यकाल,
ना कि संसदीय व्यवस्था की। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 10 का वो है डी। 11 है, निम्नांकित में से कौन अतिवादी नहीं था? तो जो एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है, जो गरम दल के जो नेता है वो पूछा है। तो लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे, बिपिन चंद्र पाल भी और बाल गंगाधर तिलक भी। लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले है ये मॉडरेट विचारक है, ठीक है, थिंकर है, नरम दल के नेता थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है? तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो पूछी गई है। तो ए है भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तो बिल्कुल सही, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। बी है लोक संपत्ति, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, की सुरक्षा करना और हिंसा को त्यागना। तो ये भी क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। सी है 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या जैसे लागू हो उनके आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो ये भी सही है। ये 11th जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो जोड़ी गई थी 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में, ठीक है। तो पहले 10 थे, अब क्या है 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। तो सी भी सही है। डी है ग्राम पंचायतों को संगठित करने में सहायता करना। तो ये फ्रेंड्स हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो डी गलत है। तो यहाँ पूछा गया था जो नहीं है हमारा मौलिक कर्तव्य उसे आपको बताना था। तो 12 का जो राइट आंसर बनेगा वो है डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखे व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट द्वारा निम्नांकित में से कौन सी याचिका नहीं जारी की जाती है? तो 13 का जो राइट आंसर है वो है हेवियस कॉर्पस। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो इस मामले में या इस सिचुएशन में लागू नहीं होगी, ठीक है। तो जो रिट है वो वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट के द्वारा 226 आर्टिकल के तहत क्या है रिट जारी की जाती है। तो ये पांचों जो रिट है ये आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। 14 है, निम्नांकित में से कौन सा भारत में चुनावी सुधारों के साथ संबंधित नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। तो ए है दिनेश गोस्वामी समिति। तो ये चुनाव से संबंधित समिति थी, उसके सुधारों से संबंधित। इंद्रजीत गुप्ता समिति भी थी और तारकुंडे समिति भी थी। लेकिन GVK राव समिति क्या है पंचायती राज से संबंधित थी, ना कि चुनाव सुधारों से संबंधित। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत को मृदु राज्य सॉफ्ट स्टेट किसने बताया है? तो कई बारी HPPSC PGT में भी ये क्वेश्चन आया था। असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था। तो इंडिया को जो सॉफ्ट स्टेट है वो बताया था गुरनाल मिड्डल ने। तो ए इसका राइट आंसर है। तो कई क्वेश्चन क्या है रिपीट होते रहते हैं, तो PYQ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 16 है, भारत के महानियंत्रक और महालेखाकार की रिपोर्ट की जांच निम्नांकित में से कौन करता है? तो कैग जो है उसकी व्यवस्था आर्टिकल 148 के तहत की गई है भारतीय संविधान के। तो उसकी जो रिपोर्ट है वो उसकी जांच करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, सार्वजनिक लेखा समिति या लोक लेखा समिति। तो बी इसका राइट आंसर है 16 का। 17 है, रोनाल्ड रीगन के लिए शैतान साम्राज्य इविल एम्पायर था। तो रीगन बोलते हैं जो सोवियत संघ था उस समय USSR, ठीक है, उसको वो क्या है इविल एम्पायर बोलते थे। तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लीग ऑफ नेशन का मौलिक सिद्धांत था। तो लीग ऑफ नेशन बना था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलती है 1914 से 1918 तक, ठीक है। फिर 1919 में बनती है लीग ऑफ नेशन, और उसका जो मौलिक सिद्धांत था वो था अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना। लेकिन लीग ऑफ नेशन तब फेल हो जाता है जब 1939 में क्या है सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है।
तो लीग ऑफ नेशन क्या है, ऑटोमेटिकली इसका क्या है, डिनाई आप कह सकते हैं कि ये ख़त्म हो जाती है। और 1945 में क्या है, यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हो जाती है। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है बी, अंतर्राष्ट्रीय शांति इसका मौलिक सिद्धांत था। 19 है, जो राज्य पड़ोसी राज्य को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार में और वश में रखते हैं वे है, तो उसे हम कहते हैं डोमिनियन राज्य। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रिजनर डायलेमा वह परिदृश्य है जो किसे बढ़ाता है। तो प्रिजनर जो डायलेमा है वो बढ़ाता है शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा, क्योंकि इसमें एक कंट्री क्या है दूसरे कंट्री पर जो भरोसा नहीं करती है, वो सोचती है जो ए जो कंट्री है वो सोचती है कि जो बी कंट्री है वो उसके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रच रही है या जो शस्त्र है उसका विकास कर रही है। तो उस डाउट के कारण क्या है, उस संदेह के कारण क्या है, वो खुद क्या है अपने जो हथियार है उसका विकास करती है, उसमें बढ़ोतरी करती है। तो इस तरह जो डायलेमा वो की स्थिति बनी रहती है, संशय की स्थिति देशों के मध्य, और इस प्रकार क्या है शस्त्रों की जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ती जाती है। तो इसे बोला जाता है प्रिजनर डायलेमा। 21 है, गैरेट हार्डिसन द्वारा स्पष्ट किया गया ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किससे संबंधित है। तो ये था डी, वातावरण से संबंधित। तो डी इसका राइट आंसर है 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुनरो ब्रुक फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ था। तो यहाँ से पब्लिक एड से ये क्वेश्चन था, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो मुनरो ब्रुक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी 1968 में, ठीक है, और सेकंड हुई थी 1988 में, तो ये भी आपने याद रखना है। और थर्ड जो कॉन्फ्रेंस है वो होती है 2008 में, 2008 में हुई थी इसकी थर्ड कॉन्फ्रेंस, तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। 23 है, नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल निम्नांकित में से कौन समझा गया है। तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता का जो सेंट पॉल है वो कहते हैं मैक्स वेबर को। यहाँ से मैक्स वेबर जो नौकरशाही को है वो सत्ता को 3 भागों में बांटते हैं, ट्रेडिशनल, ठीक है, लीगल और क्रेजमेटिक। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इनकी सत्ता के जो 3 प्रकार है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी और क्रिज्मेटिक अथॉरिटी। तो ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विकास प्रशासन का मुख्य पंडित निम्नांकित में से कौन समझा जाता है। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है पॉल एप्लबी। तो पब्लिक एड से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूचना अधिकार अधिनियम RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2005 में लाया गया था, मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है। कानूनी सुधार, राजनीतिक सुधार, सामाजिक अखंडता। डी है पारदर्शी प्रशासन। तो ट्रांसपेरेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए लाया गया था RTI, ताकि जो प्रशासन में है वो क्या है भ्रष्टाचार को रोका जा सके, लाल फीताशाही को रोका जा सके। तो डी इसका राइट आंसर है 25 का। 26 है, निम्नांकित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए लोकपाल अम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी। तो जो लोकपाल और लोकायुक्त की जो व्यवस्था के लिए भारत में सबसे पहले क्या है रिकमेंडेशन दी थी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसने दी थी, ठीक है, लोकपाल के लिए सिफारिश। फिर द्वितीय जो प्रशासनिक सुधार आयोग है इसकी स्थापना होती है 2005 में, तो ये भी आपने याद रखना है। संथानम समिति से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति थी पंचायती राज से संबंधित, 1957-58 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है बी।
27 है, लिस्ट 1 को 2 के साथ मैच करना है। तो प्लेटो ने बात की थी दार्शनिक राजा की, ठीक है। वो शिक्षा द्वारा क्या है, दार्शनिक राजा बनाना चाहते थे, जिसमें कि वो लास्ट में फेल हो जाते हैं। और जब वो द लॉज लिखते हैं अपनी बुक, और उसमें वो स्वीकार करते हैं कि कानून का शासन, ठीक है, विधि के शासन को वो स्वीकार करते हैं प्लेटो। जॉन रॉल्स ने बात की थी निष्पक्षता के रूप में न्याय, ठीक है। तो जॉन रॉल्स की एक थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में जो बुक लिखी थी वो इम्पोर्टेंट है। उनका जो न्याय का सिद्धांत है, जिसमें वो मूल स्थिति अज्ञानता के पर्दे की बात करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। बेंथम ने दी थी यूटिलिटी थ्योरी, उपयोगिता का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स बात करते हैं सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य। कार्ल मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से, या एक तो इनकी बुक्स आपने याद रखना है उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। और बाकी इनके जो सिद्धांत है, जैसे डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म क्या है इनका, ठीक है। तो हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, तो उनके थ्योरी से क्या है क्वेश्चन बनता है। तो कार्ल मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में से। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 27 का, वो है बी। 28 है, लिस्ट 1 को 2 के साथ मैच करना है। तो क्रिटिकल कम्युनिटी स्टडीज, तो 1 का 4, केनेथ बूथ। सिक्योरिटी कम्युनिटी सॉरी, तो बी का 3, कार्ल ड्यूश। सिक्योरिटी रिजीम, तो 2, 3 का 2, रॉबर्ट जर्विस। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, तो बेरी बोजान। तो सी इसका राइट आंसर है 28 का। 29 है, क्लासिकीय यथार्थवाद। तो क्लासिकीय यथार्थवाद है क्रेसनर, तो ए का 1। संरचनात्मक यथार्थवाद है केनेथ वोल्टेज। नव क्लासिकीय यथार्थवाद है मोरगेंथो। तो 6 प्रिंसिपल जो मोरगेंथो के हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, और उनकी जो बुक है वो आपने पढ़ लेनी है। विवेकपूर्ण विकल्प स्वेलर, तो 4 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है, डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन देते हैं सिस्टम अप्रोच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। सी राइट मिल्स बात करते हैं शक्ति अभिजन की, एलीट पावर की बात करते हैं। GDH कॉल बात करते हैं गिल्ड समाजवाद की, और जैक्स दरिदा बात करते हैं उत्तर आधुनिकतावाद की। तो 30 का जो राइट आंसर बनेगा वो है बी। 31 है, भारत में निम्नांकित प्रधानमंत्रियों का सही कालक्रम बताइए। तो सबसे पहले मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद राजीव गांधी 1984 से, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, 1989 तक, ठीक है। तो 1989 में इनकी मृत्यु हो जाती है 89 में। फिर 89 से 90 तक रहते हैं BP सिंह, और 90 से 91 तक रहते हैं चंद्रशेखर। तो ए इसका राइट आंसर है 31 का। 32 है, निम्नांकित घटनाओं के घटने का सही कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले है जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में शेख मुजीब अब्दुल्ला की गिरफ्तारी। फिर है 2, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में प्रथम विभाजन। फिर है 4, इंडो सोवियत संधि पर हस्ताक्षर होते हैं 1971 में, 71-72 में। फिर है ए, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु। तो बी इसका राइट आंसर है 32 का। 33 है, ऑर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास की अवस्थाएं है। तो कई बार ये क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट हुआ है। तो
एक तो आपने जो डेवलपमेंट विकास का जो चैप्टर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे डब्ल्यू रोस्टो की जो थ्योरी है, जिसे हम टेक ऑफ मॉडल भी कहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ऑर्गेन्सी के बारे में जो 4 वो अवस्थाएं बताते हैं राजनीतिक विकास की, तो ये क्वेश्चन भी कई बारी पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले वो बोलते हैं एकीकरण की बात करते हैं, फिर उसके बाद होगा औद्योगिकीकरण, फिर औद्योगिकीकरण के बाद क्या होगा, उससे होगा राष्ट्रीय कल्याण, ठीक है, वेलफेयर होगा, और वेलफेयर के बाद आएगी प्रचुरता। तो बी इसका राइट आंसर है। 34 है, यूरोपियन यूनियन के विकास में निम्नलिखित संधियों को कालक्रम अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही कालक्रम है 34 का, वो है 2 मैस्ट्रिक्स की संधि होती है 1992 में, जिसके द्वारा क्या है, जो यूरोपियन समुदाय था पहले इसका नाम, उसका नाम बदल दिया जाता है और रखा जाता है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की स्थापना होती है 1992 में। फिर उसके बाद है एम्स्टर्डम संधि, फिर है 3 नाइस संधि, फिर है 4 संवैधानिक संधि। तो सी इसका राइट आंसर है 34 का। 35 है, आधुनिक राज्य व्यवस्था के विकास में निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम अनुक्रम बताइए। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है डी, 4 2 1 3। तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट, फिर है 2 पेरिस पीस ट्रीटी, फिर है 1 वियना कांग्रेस 1815 में होती है, ठीक है। फिर है फिर है 3 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जो कि 1648 को होती है। तो डी इसका राइट आंसर है 35 का। 36 से 45 तक जो क्वेश्चन है वो रहेंगे असर्शन और रीजन से, ठीक है, अभिकथन और कारण से। तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे। पहला होगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी होगा ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और डी होगा ए असत्य है परंतु आर असत्य है। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अगर आपने PYQ को अच्छे से एनालिसिस किया होगा अभी 1-2 साल के, तो 8 या 10 क्वेश्चन क्या है आपको असर्शन और रीजन से देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसे आपने क्या है अच्छे से इसको पढ़ लेना है, समझना है। तो 36 है, असर्शन है जेएस मिल के लिए स्वतंत्रता की सीमा के अंतर्गत चेतना, सोच और भावना की स्वतंत्रता शामिल है जब तक कि वो ऐच्छिक, अनौपचारिक और नुकसानदेह प्रयोजन के बिना है। तो बिल्कुल सही। जेएस मिल क्या है, नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो व्यक्ति के कार्य को 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, स्वयं से संबंधित कार्य और पर संबंधी कार्य, यानी कि दूसरों से संबंधित कार्य। तो स्वयं से संबंधित कार्य में वो क्या है स्टेट का किसी भी प्रकार का इंटरफेयर की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तर्क है, रीजन है, वो बोलते हैं कि स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था को नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों से निवेदन के बिना उपयोगितावादी आधारों पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है। तो बिल्कुल सही, ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो सही है। तो 36 का जो राइट आंसर है वो है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो ये ए इसका राइट आंसर है। 37 है, असर्शन है गांधी जी का सत्याग्रह स्वयं को कष्ट पहुंचाने के जरिए सत्य का समर्थन है। तो बिल्कुल सही। यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध के बीच डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो
असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन देख लेते हैं। सत्याग्रह का उद्देश्य सत्याग्रही की नैतिक सर्वोच्चता दिखाना है, तो ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी ऐसा कभी भी नहीं बोलते थे कि सत्याग्रह का जो उद्देश्य है, वो जो सत्याग्रही है या जो करते हैं उसकी नैतिक, वो कितने नैतिक है, वो कितने सर्वोच्च है, उसकी सर्वोच्चता दिखाना उसका मकसद नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है 37 का। 38 है, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश को उस पर पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है। तो बिल्कुल सही, जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिमंडल की जो सिफारिश है या कोई प्रस्ताव है, बिल को है, वो पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। रीजन है उसे यह शक्ति दी गई ही है क्योंकि वह मात्र नामधारी शासक नहीं है। तो ये तो गलत है। ठीक है, तो इसका भी 38 का राइट आंसर है सी। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। 39 है, राज्य तंत्र के अभिशासन में मौलिक अधिकारों को मौलिक समझा जाता है और इसलिए इन्हें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायसंगत बनाया गया है। तो बिल्कुल सही, मौलिक अधिकारों के संबंध में व्यवस्था की गई है कि यदि इसके हनन होता है मौलिक अधिकारों का, तो 32 आर्टिकल के तहत इसका संरक्षण किया गया है। तर्क है, नागरिक अधिकारों के महत्वपूर्ण होने के बावजूद उन्हें मौलिक अधिकार नहीं समझा जा सकता क्योंकि वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायसंगत नहीं है। ठीक है, तो जो नागरिक अधिकार है या आप इसे जो वैधानिक अधिकार होते हैं वो मौलिक अधिकारों से अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या है, जो स्पेशल जो संरक्षण है वो नहीं मिलता है नागरिक अधिकारों को। तो ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो 39 का जो राइट आंसर बनेगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण या व्याख्या है। 40 है, आमंड द्वारा अपनाया गया व्यवस्था विश्लेषण डेविड स्टन की तुलना में ज़्यादा प्रतिनिधि है। तो बिल्कुल सही, जो आमंड ने जो सिस्टम अप्रोच दी थी, ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दी थी, वो क्या है, जो डेविड स्टन ने सिस्टम अप्रोच दी थी उसके आप कह सकते हैं कि उसके अगेंस्ट दी थी, क्योंकि वो बोलते थे कि जो सिस्टम अप्रोच है डेविड स्टन की, वो क्या है, सिर्फ विकसित देशों तक ही केंद्रित है, लेकिन जो आमंड और पावेल जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच देते हैं वो बोलते हैं कि उसमें क्या है, विकासशील देशों में भी ये लागू की जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। आमंड पहला बड़ा राजनीतिक वैज्ञानिक है जिसने राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवस्था विश्लेषण विकसित किया था। तो ये भी सही है, ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है। तो 40 का भी राइट आंसर ए है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। 41 है, नौकरशाही ने प्रजातंत्र के विकास में योगदान दिया है परंतु वो लोकतंत्रीकरण के रास्ते में भी रुकावट है। तर्क है, प्रजातंत्र को नौकरशाही की ज़रूरत नहीं है। तो 41 का भी राइट आंसर है ए। 42 है, बीटले प्रकार की परिषदें भारत में बनाई गई है। परिषदों को व्यक्तिगत कर्मचारियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने के अधिकार प्राप्त है। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है सी। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। 43 है, अभिकथन लोकायुक्त समस्त राज्यों में नियुक्त किए गए हैं। तो बिल्कुल सही। तर्क है, संविधान की कार्यशैली का पुनरावलोकन के राष्ट्रीय आयोग ने लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की है। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है बी। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन क्या है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 44 है, शक्ति संतुलन विश्व राजनीति में यथापूर्व स्थिति में फलीभूत होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य मुख्य अभिनेता या कर्ता है। तो 44 का जो राइट आंसर है इसका है बी।
ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 45 है, भारत ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का प्रयास किया है। तर्क है क्योंकि भारत अपने नाभिकीय शस्त्र राज्य दर्जे को भारत अमेरिका नागरिक नाभिकीय समझौते के जरिए वैध करना चाहता है। तो 45 का जो राइट आंसर है वो है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अब 46 से जो 50 तक के क्वेश्चन है वो पैराग्राफ से है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ को पहले अच्छे से पढ़ ले, ठीक है, उसके बाद आप इसके आंसर कर सकते हैं। तो मैं इसके आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है बी। 47 का जो राइट आंसर है वो है डी। और 48 का जो राइट आंसर है वो है डी। 49 का जो आंसर है वो है बी। और 50 का जो आंसर है वो है डी। तो फ्रेंड्स ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा दिसंबर 2009 का। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की जो PYQ क्वेश्चन है वो डालता रहता हूँ। तो जब भी मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो लाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।